प्रणाम भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम। द लखनऊ डायलॉग्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मेरे साथ में आज आपके चिर परिचित उदय भानु बैनर्जी सर हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। नंदिता जी, आपको और आपके सारे व्यूअर्स को हमारा तरफ से प्रणाम। दादा, बंगाल के बारे में बात करने के लिए यू आर द बेस्ट पर्सन जिनको मैं हमेशा इनवाइट करती हूँ मेरे चैनल पे आकर बात करने के लिए। अभी जो है बीएसएफ की एंट्री हो गई है और बीएसएफ के डीआईजी जो है नीलोत्पल कुमार पांडे, उन्होंने बोला वी हैड नो चॉइस। और वहां पे सीएपीएफ की जब एंट्री हुई है तो उनके ऊपर देवर मतलब स्टोन्स वर पेल्टेड ऑन देम, बर्निंग बॉटल्स वर थ्रोन ऑन देम और सिचुएशन इतना ज्यादा डिस्टर्ब है। हाई कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में बीएसएफ की एंट्री हुई है। क्या ममता बनर्जी के हाथ से सब चीजें निकल चुकी थी जो वो अपनी पुलिस के साथ में कंट्रोल नहीं कर पा रही थी और सेंटर को इंटरवीन करना पड़ा, हाई कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा, तब जाके बीएसएफ आई है वहां पे। बट बीएसएफ की एंट्री के बाद में बहुत सारे खुलासे हो रहे हैं, बहुत डिस्टर्बिंग खुलासे हो रहे हैं और ऐसे खुलासे जिनको सुन करके ऐसा लगता है क्या ऐसा भी हो रहा है वहां पे, एंड पीपल आर नॉट अवेयर जो बंगाल के बाहर रह रहे हैं। आप इसके बारे में क्या बोलेंगे दादा? नंदिता जी, थैंक यू वंस अगेन। आप हमको बुलाया, इनवाइट किया और इट इज ऑलवेज प्लेजर आपसे बात करने के लिए। देखिए, कुछ दिन से हम लोग इसी टॉपिक पे कई चर्चा की है और आ, उसका बहुत अच्छा, बहुत सारे सवाल मतलब आपके चैनल के थ्रू हमारे पास जो आए, जो ये क्या सोची समझी साजिश थी, इसको क्या होना ही था। तो उसके बारे में हम थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में आपको ले जाना चाहता हूं विथ एविडेंस। मैं तो हमेशा कहता हूं, देखिए, हम आप डिस्कस कर सकते हैं लेकिन हम अपने दर्शकों पे छोड़ देते हैं अपना विचार वो खुद करे, एक्चुअली हमारे बात पे नहीं आए, क्योंकि हमारा आपका काम कोई प्रोपागंडा या कोई फेक न्यूज के लिए हम अब बैठे नहीं है। ठीक है, आप देखिए 2000 का 2000 ईयर 2000 में एनआईए का एक इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आया था और ये एनआईए साइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। उसमें क्या था? उसमें था 5 आदमी जो बांग्लादेशी, सारे मुर्शिदाबाद से उन्होंने पकड़ा। जो घुसपैठिया है वो आए, क्यों आए क्या है वो तो बात के बात है, वो हम पूरा चर्चा के दौरान बातचीत करेंगे। ये बैकग्राउंड है। दूसरा बैकग्राउंड हम आपको मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट के लिए मैं खास करके बोलना चाहता हूं। मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में अगर आप डेमोग्राफी देखिएगा तो उसमें 80% मुस्लिम्स है और 20% जो है अदर रिलीजियस सेक्ट है, उसमें हिंदू है, कुछ जैन है। ठीक है, और मुर्शिदाबाद एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आप अगर इतिहास में जाइएगा तो वो एक्चुअली नवाबों के डिस्ट्रिक्ट था। सारे जो नवाब जो है, जो एक्चुअली एक तो खास नाम जो है नवाब सिराजुद्दौला, जिन्होंने जो हार गए थे लॉर्ड क्लाइव से, और उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा ऑल इंडिया पे कब्जा कर लिए थे। ठीक है, तो ये डेमोग्राफी है मुर्शिदाबाद का। 80% मुस्लिम और 20% हिंदूज एंड अदर माइनॉरिटी। तो उस डिस्ट्रिक्ट में तो माइनॉरिटी का क्लासिफिकेशन ही चेंज हो गया। आप तो नहीं बोल सकते जो मुस्लिम हमारे देश में या इस जगह पे माइनॉरिटीज है। माइनॉरिटीज तो हिंदूज है और अदर कम्युनिटी। टोटल मुर्शिदाबाद का जो लैंड मास है उसमें पिछले डिस्कशन में हमने बताया था, जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन जिसको 2011 में ममता बनर्जी खुद बुलाया था, और उससे पहले जो वन सिटिंग जज कमीशन जो ज्योति बासु बनाए थे तो आइडेंटिफाई जो डिस्प्यूटेड वॉक ऑफ लैंड और उनके पीछे क्या स्कैम है। यही तो ऑब्जेक्टिव है।
तो उसमें पता चला था 2% ऑफ टोटल लैंड मास ऑफ मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट जो वक्फ ये आपका प्रॉपर्टीज है, 2%। तो आप सोचिए 2% के लिए कोई आदमी जान के अपने जान को खतरे में लगा के और ये करके ये सब करेगा। सारे जो है 2% के लगभग वक्फ प्रॉपर्टी है। किसको है क्या है वो बात की बात है, लेकिन यही इसी को लेकर के फिर आप अगर देखिएगा उसके कुछ दिन के बाद, अभी 2 साल पहले वेस्ट बंगाल और कोलकाता पुलिस का एक इन्वेस्टिगेशन आता है जिसमें हाई अलर्ट डिक्लेयर करते हैं, राइट। ये हसीना के जो बांग्लादेश में हो उससे पहले डिक्लेयर करते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजन, और खास करके बॉर्डर पेट्रोलिंग और ये वो सब कुछ। पिछले 15 साल से सेंट्रल गवर्नमेंट जो फेंसिंग करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट से जमीन मांग रहा है वो उसको नहीं मिला। तो करीब 600 किलोमीटर बॉर्डर जो है फेंसिंग के बिना कोई चेक पोस्ट नहीं बना, ठीक है। जहां से ये इन्फिल्ट्रेशन होता है सबको मालूम है, जो लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं, जो सेंट्रल में है उनको भी मालूम है, जो स्टेट में है वो भी रहते हैं। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी इरेस्पेक्ट तृणमूल कांग्रेस या बीजेपी या कांग्रेस या सीपीएम, सबको मालूम है जो 600 किलोमीटर में कोई फेंसिंग नहीं है, कुछ नहीं है, और स्टेट गवर्नमेंट नहीं दे रहा है। बल्कि स्टेट गवर्नमेंट के कुछ लीडर्स, खास करके मैं बता रहा हूं, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स जाके बीएसएफ पे गाली गलौज देना, बीएसएफ के ऊपर जो ये लोग आते गांव में घुस के जो है महिलाओं पे अत्याचार करते हैं, ये सब मतलब सारे विक्टिम कार्ड जो है, और बीएसएफ एक बहुत बड़ा विलेन है बॉर्डर में, ठीक है। ये है बैकग्राउंड। उसके बाद फरवरी, करीब 3rd वीक ऑफ फरवरी, एक बहुत ही सीक्रेट विजिट होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मिस्टर अजीत डोवाल का वेस्ट बंगाल में। आपको या मुझे तो उस मीटिंग में क्या डिस्कशन हुआ नहीं हुआ पता नहीं चला, लेकिन इतना पता चला सारे इंटेलिजेंस या सिक्योरिटी एजेंट्स के साथ, मतलब सेंट्रल इंटेलिजेंस, सेंट्रल सिक्योरिटी प्लस स्टेट इंटेलिजेंस, स्टेट सिक्योरिटी, एंटी टेररिस्ट फोर्स एटीएफ, इन लोगों के साथ एक जॉइंट मीटिंग किया और उन्होंने बताया, उन्होंने डिस्कशन किया। जो मुझे सुनने में आया, जो पता चला, वो एक्चुअली बांग्लादेश में जो हो रहा था उसी के सिलसिले में ये आए थे, और ये लोग के पास इंटेलिजेंस इनपुट था शुरू से जो वेस्ट बंगाल में कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। उस मीटिंग का तो कोई मीडिया कवरेज नहीं होती है, आप जानते हैं सिक्योरिटी रीजन, ना तो उसका कोई पब्लिकेशन होता है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में आया, ये डोवाल साहब आए थे एंड ऑफ फरवरी में, मतलब लगभग 2 महीने पहले, ठीक है। ये हुआ बैकग्राउंड। अभी आप आते हैं मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद में शुरू हुआ प्रॉब्लम, वक्फ एक्ट बना पार्लियामेंट में, यहाँ पे सिद्दीकुल्ला चौधरी जैसे आदमी जो अभी भी खुलेआम घूमते रहते हैं और भड़काऊ भाषण देते रहते हैं। अब बताइए, इस देश का कोई भी स्टेट में, क्या पूरा भारत के सारे मुस्लिम क्या वेस्ट बंगाल में ही है? इससे ज्यादा पॉपुलेशन तो आपको आसाम में है, इससे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी में है, केरला में है। कहीं पे आपने कुछ देखा, कोई सुना? इतना पैमाने का एजिटेशन और प्रोटेस्ट, और किस चीज का प्रोटेस्ट? और प्रोटेस्ट करने का मतलब है आप प्रोटेस्ट ऐसा कर रहे हो जिसमें पुलिस का 18 व्हीकल्स को जलाया दिया गया। हमारा आपका प्रॉपर्टी नहीं है, पुलिस का प्रॉपर्टी, इसका मतलब स्टेट का रिसोर्स। अब मेन मुद्दे पे आते हैं नंदिता जी। ये देखिए, बीएसएफ और सीएफए का इंटेलिजेंस रिपोर्ट ये क्या कहते हैं? इनका रिपोर्ट में आता है, खुलासा होता है, जो ये साजिश कॉन्स्पिरेसी करीब 3 महीने से हो रहा था ये बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट में,
और आपको हम स्पेसिफिक बिल्कुल बताता हूं कहां पे हुआ था। लाल गोला करके एक जगह है विच इज बॉर्डरिंग बांग्लादेश, एक गांव, राइट, रिमोट एरिया ऑफ लाल गोला। वहां पे कुछ आपका कुछ मदरसा में इन लोगों को ट्रेनिंग दिया गया, ठीक है। और इन लोगों को ये 3 महीने से वहां पे बैठे थे, और 3 महीने से ये लोग बांग्लादेश का कुछ रोग एलिमेंट, उसमें दो मेनली ऑर्गेनाइजेशंस के जो बैंड ऑर्गेनाइजेशंस है उनके मेंबर्स, एक है जमात, दूसरा है हरकतुल अंसार। ये गोष्ठी जो है, इनके पहले भी आप एनआईए साइड में जाइए, ये लोग बहुत वेस्ट बंगाल में काफी सारा कांड इन्होंने किया और काफी लोग यहाँ से अरेस्ट हुआ, आसाम पुलिस आके यहाँ से अरेस्ट करके ले गए। तो ये लोग रोग एलिमेंट ये लोग है। और ये लोग किसको इस्तेमाल किया? दो ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में है, एक है PI5, जो पहले इंडियन मुजाहिदीन थे, जब उनको बैंड लगा तो उन्होंने PI5 बनाया। PI5 जब बनाया था तो उन्होंने उसको पॉलिटिकल एक रूप दिया जिनका नाम है SDPI। तो यही लोग को, इनके जो स्लीपर सेल थे, सब कुछ इन लोगों को पूरा ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग किस चीज का ट्रेनिंग, कैसे इकट्ठा करना है पत्थर, कहां से करें, जो नियरेस्ट रेलवे ट्रैक है वहां के पत्थर सबसे अच्छे हैं। तो मुर्शिदाबाद बहरमपुर से जो जंगीपुर का जो रेलवे ट्रैक है, उसी ट्रैक के चारों तरफ जो रेलवे ट्रैक के पास जो पत्थर रहते हैं वही सब उठा उठा के ये लोग इंतजाम कर रहे थे। उसके बाद टारगेट करो आदमी को, डराओ, इसलिए पहले टारगेट करो लोकल पुलिस को। पुलिस के ऊपर पत्थर होता है तो आदमी अपने आप डर के भाग जाता है, क्योंकि आफ्टर ऑल पुलिस ही तो है ना लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में जो हमको सिक्योरिटी देते हैं। तो उनका अटैक करो, उनका गाड़ी जलाओ। और पुलिस का एक भी गाड़ी या एसेट पे जब पथराव होते हैं, ये आग लग जाती है, तो सारे मीडिया में बिल्कुल फैल जाती है। आम आदमी का घर में आग लगने से पहले अगर पुलिस का कुछ एसेट्स में आग लग दिया तो मीडिया उसी को दिखाते हैं, ठीक है, वो दिखाओ। उसके बाद अब पूरा पब्लिसिटी करो और करके दिखाओ जो STPO, IAS ऑफिसर्स, IPS ऑफिसर्स को जो ऑफिस है लोकल SP, वहां पे अटैक करो। ये पूरा साजिश ऐसे किया गया। रिपोर्ट में ये लोग करीब 70 कॉल जो बांग्लादेश का साथ, यहाँ पे 70 कॉल्स दे कुड आइडेंटिफाई, और उनमें से 50 आदमी को इन्होंने आइडेंटिफाई किया। आइडेंटिफाई करने के बाद पता चला एक एक आदमी के पास 7-8 सिम कार्ड है। ठीक है, अब इतना सब कुछ होता है जब पीछे से, तो क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मालूम नहीं है, पुलिस को मालूम नहीं है, लोकल पंचायत को मालूम नहीं है? जो एक मदरसे में बाहर से 20 आदमी ना, बिल्कुल जो गांव के नहीं है, पंचायत को सब मालूम होता है जो गांव में कितने लोग हैं, कितना उसका कौन घर में कितना क्या नंबर्स है, कितने लोग हैं, सब कुछ पता है। वैसे लोकल पंचायत को ये भी मालूम है जो हमारा पंचायत एरिया में कितना मदरसा है, कितना स्कूल है, कितना हॉस्पिटल है, पुलिस को भी मालूम है। तो ये तो अब नहीं बोल सकते जो आपका इंटेलिजेंस में नहीं था। अब बात है इंफॉर्मेशन था लेकिन आपने कुछ किया नहीं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन को भी धीरे धीरे होता है क्या, जब वो भी चुन लेता है भाई इनको हाथ मत लगाओ। मुर्शिदाबाद के इंसिडेंट के बाद पहला जो मीडिया स्टेटमेंट आया था सिद्दीकुल्ला चौधरी का, कि पुलिस ने कैसे डंडा चलाया हमारे ऊपर। और ये जो भाई साहब जो है सिद्दीकुल्ला चौधरी, ये जो है
कैबिनेट का लाइब्रेरी मिनिस्टर है। बहुत अच्छी बात। अब भाई साहब, आप लाइब्रेरी मिनिस्टर होके आपने कितने लाइब्रेरी बनाया माइनॉरिटीज के लिए, जहां पे आप सही इस्लामिक शिक्षा देते हैं? किसी ने सवाल पूछा है? आप लाइब्रेरी मिनिस्टर है, आपके पास कुछ बजट होता है, ठीक है, आप उस बजट को कितना आप उसको इस्तेमाल किया इन लोगों को एजुकेशन के पीछे, वो तो आप नहीं बता सकते हैं। लेकिन आप जो पूछते हैं सरकार को, मिनिस्टर होके अपने सरकार पे पूछ रहे हैं, भाई लाठी कैसे आपने चलाया? तो ये चीज अभी बहुत ही खतरनाक खेल हो गया नंदिता जी। और अगर सच पूछिए तो इसका मतलब क्या है? आप सोचिए, आप अपना ही मिनिस्टर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। सिद्दीकुल्ला चौधरी हुआ, ये हमारा मेयर सब जो है, फिराद हाकिम, नादिमुल हक, जो वक्फ प्रॉपर्टी लेकर के बैठे हैं कब्जा करके, तो आप क्या अपीसमेंट पॉलिटिक्स सब क्या कर रहे हो? मतलब आपका पॉलिटिक्स जो है गिने चुने 500 फैमिलीज के लिए है, बाकी जो है वो मरे बचे कटे जल जाए, उनका कुछ भी हो जाए, हमें उसका, क्योंकि यही 500 आदमी जो है वो पैरेटो's लॉ, 20% of the people will control 80% of the mob. Violence, same principle यहाँ पे लागू होती है। तो now things are this that it is now बाहर है। और नंदिता जी, मुर्शिदाबाद का एमपी कौन है और कहां है? एमपी साहब है यूसुफ पठान, जो इंटरनेशनल क्रिकेटर। चाय उनको पसंद आ रही है, उनको चाय पसंद आ रहा है, उनको जिम्मेदारी ये नहीं है जो आपका संसदीय क्षेत्र में इतना बड़ा कांड हो रहा है, आप कम से कम जाके उनसे तो मिलो, उनसे बात करो। शेमफुल। कौन क्या गलत किया, कौन नहीं किया, वो हम नहीं, हम कहीं देखे, हम लोग उनको, वो अपना महल में बैठ के चाय पी रहे हैं। एंड ही सेइंग गुड टी, आज की चाय अच्छी है। आज की चाय अच्छी है। शेम ऑन हिम, शेम ऑन हिम। ये सवाल, और इन लोगों को अब बताइए चुन के पार्लियामेंट का भेजने का क्या मतलब क्या हुआ? अब मुस्लिम कम्युनिटी को समझ में आ गया, यहीं पे बैकफायरिंग शुरू हुआ। जो ये लोग हम लोगों को जस्ट आलू और कंदा के माफिक इस्तेमाल किया। जैसे आप सब्जी खरीदने जाते हैं, वैसे वोट आता है तो हम लोगों को भड़काया जाता है, हम लोग को ये करते हैं, हमारा वोट लेकर के फिर हमारा कुछ नहीं होता है, हम वैसे के वैसे रह जाते हैं। हमारा नाम पे 10 ठो केस लग जाता है, हमको कहा जाता है वोट लूटो, ये करो वो करो, सब कुछ हम करते हैं, लेकिन हमें कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ एक, ज्यादा से ज्यादा एक पैकेट बिरयानी। बीएसएफ रिपोर्ट में यहां तक आया, जो ये जो स्टोन पेल्टिंग का जो हुआ पुलिस के ऊपर, ठीक है, एग्जैक्टली कश्मीर के पैटर्न में इन लोगों को 500 रुपया दिया गया, एक पत्थर 500 रुपया, इस हिसाब से पैसा बांटा गया। और किन लोगों को, अब देखिए सारे जो एवरेज एज जो है 16 साल से लेकर के 20 साल के बीच, कितना बड़ा ट्रेजिडी है बताइए। आज हमारा देश करीब 70 साल के ऊपर आजादी हो गया, लेकिन एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को वोट बैंक बना के उस पे तुष्टीकरण करके, और एक्चुअली कुछ नहीं हुआ। और तभी जाके वो 1993 पे यही मुस्लिम लोग जाके ज्योति बासु से विनती किया, जो आप ये वक्फ है, इसको कुछ, हमें कुछ उसका कुछ फायदा नहीं मिल रहा है। जिन्होंने दान किया वो तो दान किया अच्छे इसके लिए ना,
काम के लिए, लेकिन हम्म, घोटाला करके आप उसको अलग करके रख दिए। तो यही बात है, इसी को लेकर के सबसे बड़ा प्रॉब्लम। और आज का मैं बिल्कुल ताजा खबर देता हूं। आप सोचिए, इंडिया पार्लियामेंट में वक्फ एक्ट पास होती है, इंडिया के प्रेसिडेंट उसमें साइन करते हैं, ठीक है, कुछ नहीं, आप कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए, उस एक्ट को बिल्कुल आप जा सकते हैं, वो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। आपको अगर कोई कानून ठीक नहीं लगता है, हाईएस्ट बॉडी के पास से आप उसको ये कीजिए। ढाका में 3 दिन के बाद मार्च टू ढाका डिक्लेयर किया गया और वॉकऑफ एक्ट बिल जो इंडियन पार्लियामेंट में पास हुआ। भाई, इसके साथ आपका देश का क्या रिलेशन है? और उन्होंने बोला हम इसीलिए करेंगे क्योंकि हम इस मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस पे ले जाएंगे। तो देखिए माइनॉरिटीज पे कितना अत्याचार हो रहा है। किस चीज का अत्याचार, क्या चीज का? और मैं तो अभी और रिसर्च कर रहा हूं, ये जो वक्फ का प्रॉपर्टी को लेकर के जितना पेंडिंग डिस्प्यूट है, उनमें से कितना डिस्प्यूट मुस्लिम वर्सेस मुस्लिम है। मुस्लिम ने जिनका जमीन हड़प लिया, उनका कितना केसेस जो है, क्योंकि वहां पे तो ट्राइब्यूनल होता था, और ट्राइब्यूनल जो बोल दिया वही, और फिर हाई कोर्ट जाने के लिए आपको रिट सबमिट करना पड़ता था। कितना पेंडिंग केसेस है विच इज मुस्लिम कंप्लेनिंग अगेंस्ट वक्फ बोर्ड। एक लाइन है दादा, बहुत ज्यादा पसमानदा मुस्लिम जो सबसे ज्यादा सफरर्स हैं, जिनके बारे में हमें पता नहीं था, बट ऑफ लेट जो है वो सामने आए हैं, और उनका जो प्लाइट है, उनका जो दर्द है, उनकी जो तकलीफ है, क्योंकि देवर यूज्ड सिर्फ एक काम के लिए कि आकर के पैसा दो, गरीबी है, उनको पढ़ने मत दो, उनको कुछ करने मत दो, और साथ में आकर के जो है फिर ये वक्फ का जो मैक्सिमम प्रॉपर्टी है वो किसने लिया है, वो चीजें सामने आई है। अभी लड़ाई जो है ना, जो आपने भी बोला ना कि इट इज विद इन द मुस्लिम कम्युनिटी, वो शुरू हो गया है। और प्रॉब्लम सबसे बड़ा इसमें दादा ये ना कि जो सफरर्स आर हिंदूज। अभी जो वीडियो एक आया है, अभी कल हमने एक वीडियो देखा था जिसमें एक मदर थी जिसका बेबी अभी 3 या 4 दिन पहले हुआ है, और उसको उस कंडीशन में एब्सोल्युटली न्यूबॉर्न बेबी को लेकर के उसको जब छोड़ के जाना पड़ा था, पलायन करना पड़ा था वहां से। तो ये सब जो वीडियोस आती है ना, तो बहुत दर्दनाक होता है और बहुत तकलीफ होता है। एंड ममता बनर्जी बीइंग अ वुमेन हरसेल्फ, उनके उसमें इस तरीके से स्टेट में ऐसा हो रहा है, एंड शी इज लेटिंग इट हैपन। एंड बीएसएफ जब बीच में आए तो बीएसएफ कह रहे हैं कि सिचुएशन इज वेरी स्केरी यहाँ पे। बिल्कुल। और बीएसएफ पे जो अटैक हुआ उसका भी इन्होंने पूरा तैयार करके रखे थे। ये जो आपने देखे, जो हिंदू फैमिलीज जो आ रहा है नदी से, ये कहां से आ रहे? ये धुलियान बोल के एक जगह है, जो मतलब धुलियान के बाद जो भागीरथी गंगा, एक तरफ आप बांग्लादेश में चले जाते हैं और उसका एक स्ट्रीम जो है हुगली होके कलकत्ता होके फिर बे ऑफ बंगाल में आते हैं। तो धुलियन वही जगह एरिया है, बिल्कुल वो इंटरसेक्शन ऑफ इंडिया बांग्लादेश, राइट। बीएसएफ अगर इन लोगों को बोट से रेस्क्यू नहीं करते, कुछ नहीं होता। कत्ले आम है ये तो दादा, बिल्कुल। हमारा जनाब फिराद हकीम जी क्या बोल रहे हैं? अरे माइग्रेशन हुआ तो क्या हुआ, वो तो अपने देश के अंदर हो रहा है। इतना इंसेंसिटिव लीडर हमें नहीं चाहिए नंदिता जी, बिल्कुल नहीं चाहिए। कोई भी सिविक सोसाइटी के ये लोग घूमने लायक नहीं है। आई वॉज सरप्राइज, शॉक्ड। ऐसा कौन सा इनसे मतलब कितना आदमी इंसेंसिटिव हो सकता है? एक्चुअली ना दादा क्या है कि इनका फैमिली सेफ है एक्चुअली,
इनका फैमिली सिक्योरिटी में है, दिस इज अ रीजन व्हाई। और इनके लिए दूसरे की फैमिली, दूसरे के बच्चे, दूसरे की जो तकलीफें हैं वो वोट बैंक है। एंड दे नो कि कल को टाइम आएगा तो शायद हम बिरयानी दे देंगे, एक साड़ी दे देंगे, एक दारू की बोतल हम दे देंगे, तो फिर से वापस से लोग हमारी तरफ में आ जाएंगे। तो दिस इज अ साइक दैट दे नो। लेकिन ये अब जो हो रहा है ना दादा, दिस इज गोइंग बियॉन्ड बियॉन्ड बियॉन्ड। वही बता रहा हूँ मैं, उस दिन एक दूसरे चैनल में वही बोल रहा था कि मुझे तो अभी ममता दीदी को देख के मुझे बड़ा अफसोस होता है एक्चुअली, अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो हमारा भी चीफ मिनिस्टर है। ठीक है, मैं उनको इज्जत करता हूँ एज ए लेडी, बिल्कुल करता हूँ, ये हमारा संस्कार है। लेकिन उनका कंडीशन एक्चुअली हेल्पलेस हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कुछ भी बयानबाजी करते रहते हैं, कुछ भी भड़काव करते हैं। ठीक है, और थर्ड चीज, अपना जो कैडर बेस है, जो तुष्टिकरण के आपने जो इतना बड़ा खानदान जो पाले है, वो भी आज आपका नहीं सुन रहा है। दादा सेंटर को क्या करना चाहिए? मतलब जैसे हम लोग एक सिटीजन हैं, वे वेरी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, तो जो ये गवर्नमेंट है, ये ओपन गवर्नमेंट है सेंटर में जो है, और हम लोग के एडवाइसेस को सुनती भी है। एंड आई एम श्योर कि जो वीडियोस हम लोग करते हैं उनको वो देखे भी जाते हैं, उनमें से भी बहुत कुछ सजेशन जो दिए जाते हैं उनको सुना जाता है, उनको माना भी जाता है। आप इस समय, अगर आपसे मैं पूछूं कि सेंटर को इस समय क्या करना चाहिए, तो एनी। सेंटर को सबसे पहले दो चीज करनी चाहिए। एक तो एनआरसी का नोटिफिकेशन इमीडिएटली जारी करनी चाहिए। आप अगर पार्लियामेंट में खड़े होके, हमारे स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह जी कहते हैं, जो इंडिया में कहीं पे भी ये जो घुसपैठिया पकड़ते हैं, तो उनके सारे जो है डॉक्यूमेंट्स कहां बन रही है, वो साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट से। ओके। इससे बड़ा सबूत और आपको क्या चाहिए एनआरसी नोटिफिकेशन के लिए? सीए जैसा मतलब कानून हो गया, ठीक है, और ये कुछ भी कहते रहे तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकते सीए पे, क्योंकि वो पार्लियामेंट में ये हो गया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको मोहर लगा दिया ये। लेकिन एनआरसी लागू करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को नोटिफाई करना पड़ेगा, और करे, और उसके बाद आइडेंटिफाई करे, और पकड़ पकड़ के उसमें, मतलब मैं बता रहा हूं नंदिता जी, 60% ये रोग एलिमेंट जो है, जो रोग एलिमेंट जिनको कोई मतलब नहीं है शिक्षा से, शांति से, डेवलपमेंट से, सड़क से, पानी से, बिजली से, कुछ मतलब नहीं है, हेल्थ से, उनको प्रॉब्लम खड़ा करना है, यही उनका ऑब्जेक्टिव है। उनको आप आइडेंटिफाई करके, नोटिफाई करके, आप एनआरसी की तरफ उसको डिपोर्ट कीजिए, साफ कर दीजिए। सेकेंड थिंग दैट दे कैन डू इज इमीडिएटली, ये जो है 4-5 ये 6 डिस्ट्रिक्ट जो है, वहां पे आफ्सा, आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट, जिसके तरफ आपका बॉर्डर सुरक्षित रहेगा, लोकल पुलिस कितना भी एफिशिएंट हो, इनएफिशिएंट हो, वो बात की बात है, वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे, सेंट्रल फोर्सेस के अंदर, वो आप डिक्लेयर कीजिए। तो इन पे 80%। उसके बाद देखिए, लोग बोलते हैं यहाँ पे प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए, आर्टिकल 356 होना चाहिए, 355 होना चाहिए, ये सब एक्चुअली बीजेपी सरकार का पिछले, मतलब मोदी सरकार 2014 से लेकर के अभी तक के कोई ऐसे इतिहास नहीं है कहीं पे भी जो प्रेसिडेंट रूल करके सिलेक्टेड गवर्नमेंट को या इलेक्टेड गवर्नमेंट को एक्चुअली उसको बर्खास्त किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेसी के यही हिसाब किताब है। लेकिन कुछ लोग फिर भी लगता है, कुछ लोगों को लगता है जो हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। राहुल गांधी लाल किताब लेकर के घूमते घूमते रहते हैं, उनको खुद को मालूम नहीं है उसका अंदर क्या है। करेक्ट।
उनको खुद को मालूम नहीं है उसके अंदर क्या है। दादा एक वीडियो आया था अमित मालविया का, उन्होंने वो जो रेड किताब है उसको खोल करके दिखाया था, इट वाज ऑल ब्लैंक पेजेस। तो राहुल गांधी का संविधान तो ब्लैंक पेजेस है ना, बस उनको वहां एक पे एयर हवा वो, बनानी है। हाँ वहां पे वो कॉन्स्टिट्यूशन दिखा के सबको बोल रहे हैं खतरे में है। और यहाँ पे मैं आपको नंदिता जी चैलेंज करता हूं, ये सिद्दीकुल्ला चौधरी, फिराद हाकिम और इनके जितने माइनॉरिटी लीडर्स है, वो एक बार हमें जो नया वक्फ एक्ट, अमेंडेड एक्ट जो आया उसको समझा दे, और समझा ट्रू, दे कि उसमें मुस्लिम को क्या खतरे में है। नहीं पढ़ पाएगा। वो खतरे में है ना दादा, मुस्लिम्स नहीं है, वो खतरे में है, वो और सेगमेंट ऑफ ये मुस्लिम है जिसमें। हाँ 80% मुस्लिम को मालूम नहीं है ये वक्फ खाने की चीज है, सर पे रखने की चीज है, ये क्या। और हमें समझा दे जो ये एक्ट किस हिसाब से शरीयत के अगेंस्ट में है। ट्रू, नहीं बोल पाएंगे। 100% मैं चैलेंज करता हूं, बता दे ओपन डिबेट में, ये हमें नहीं, हमसे भी पढ़े लिखे जो लोग हैं उनके सामने ये 4-5 आदमी खड़े होके बता दे कि देखिए इस एक्ट में, पहले एक्ट में ये था, नया एक्ट में ये आया, और इसीलिए हमारा मुस्लिम खतरे में है। नहीं बोल पाएंगे। ट्रू दादा, ट्रू दादा। दादा इतना सारा जानकारी आपने दिया, और हम लोगों ने स्टार्ट बीएसएफ से किया था, बट इतना सारा चीजें क्योंकि ये टॉपिक इतना वास्ट है कि हम लोग इसको कन्फाइन नहीं कर सकते सिर्फ एक चीज को लेकर के, बिकॉज एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड विद समथिंग और द अदर, और एक लिंक पूरा बनता चला जाता है। और आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया, आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, और एट प्रेजेंट वो क्या हो रहा है, एंड व्हाट कैन बी डन। सॉल्यूशन भी आपने एक सामने ला करके दिया है, इसके लिए थैंक यू सो मच दादा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।